हाँ ठीक है, चलो। कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर। इसके नाम में ही कहीं ना कहीं हीट एक्सचेंजर शब्द छुपा हुआ है और रेफ्रिजरेशन शब्द है। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब तुम सब लोग को पता है। हीट एक्सचेंजर मतलब कहीं ना कहीं हीट एक्सचेंज हो रही है, मतलब हीट कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और साथ में रेफ्रिजरेशन है, तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये कंपनी ऐसा कुछ बना रही है जो रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में काम आता है। सीधा ही दिमाग में कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी। रेफ्रिजरेटर, एसी, कमर्शियल बड़े लेवल का कूलिंग जो आप कोई भी मॉल में जाते हो, और इंडस्ट्रियल कूलिंग, इंडस्ट्री में मशीन्स की हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलर्स की जरूरत पड़ती है। ये जो कंपनी है वो रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में ही ऐसी प्रोडक्ट बनाती है कि अगर ओवरऑल रेफ्रिजरेशन सेगमेंट ग्रो कर रहा तो ये कंपनी को भी फायदा होगा। तो सबसे पहले वक्त जाया किए बिना कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है कंपनी का इवापोरेटर कॉइल। ये कोई भी जगह का एयर कंडीशनिंग का एक सिस्टम है। आप अपना घर ले लो, आपके घर की ये दीवार है, दीवार के अंदर, घर के अंदर इस तरीके का इंडोर यूनिट होता है, एसी का यूनिट होता है, और बाहर ये डब्बा रखा होता है, ये आउटडोर यूनिट है। अभी सबसे पहला प्रोडक्ट हम जो समझने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट का नाम है इवापोरेटर कॉइल। इवापोरेटर कॉइल इवापोरेशन शब्द से आया है, मतलब जब पानी की भाप बनती है एक तरीके से, या कोई भी लिक्विड की भाप बनती है, तो इवापोरेशन प्रोसेस उसको कहते हैं। तो इवापोरेटर कॉइल मतलब ये जो इमेज में आपको दिख रहा है, एक इस तरीके का कॉइल होता है, राइट। ये दोनों इमेज जो है ये इंडस्ट्रियल कूलिंग वाली सिस्टम की इमेज है। मतलब आपके घर में भी एसी है, राइट। आपके घर में जो एसी होगा वो उस इस तरीके का एसी होगा। तो इवापोरेटर कॉइल जो है वो इसके अंदर भी लगता होगा, पर इसका शेप अलग होता होगा। ये मैंने जो ऊपर इमेज रखा है, ये इमेज इंडस्ट्रियल, जो बड़े स्केल पर कमर्शियल स्पेस में जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग होता है, वहां पर इवापोरेटर कॉइल इस तरीके का होता है। ये कॉइल KRN बनाता है, ठीक है। ये कॉइल बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा, ये आपके घर का ही इवापोरेटर कॉइल है। घर के अंदर एसी का शेप ऐसा होता है। अगर बाहर का जो डब्बे का जो पार्ट है अगर आप वो निकाल लोगे तो पीछे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। कोयल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको दो तरीके के हिस्से होते हैं। कोयल दो तरीके के पार्ट से बना होता है। सबसे पहला पार्ट है, इसमें ऐसी जाली जाली होती है, और इसमें एक ऐसी ट्यूब भी होती है। ये कॉपर कलर की, कॉपर से बनी हुई ट्यूब होती है, पाइप, एक तरीके से पाइप होते हैं। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैंने जो एरो करा है वहां पर ऐसी पतली पतली जाली होती है। इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है थोड़ी देर बाद समझते हैं, पर ये एक इवापोरेटर कॉइल है। थोड़ा आगे चलते हैं। जो एसी की रूम जो वॉल पे लगा होता है, इंडोर यूनिट, उसके अंदर इवापोरेटर कॉइल होती है। कोई भी इंडोर यूनिट होता है ना आपके घर में, जो एसी का डब्बा होता है, जो यहाँ पर मैंने इसकी इमेज रखी है, उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं। सबसे आगे एयर फिल्टर होता है। अब जब सबसे पहले वो डब्बा खोलते हो ना तो एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर का काम क्या, एयर फिल्टर का काम है कि एयर को फिल्टर करना। ये और कुछ ज्यादा नहीं करती, मतलब डस्ट पार्टिकल्स और ऐसी कोई चीजें होती है ना तो उसको फिल्टर करती है। ये एयर फिल्टर के पीछे क्या होता है, इवापोरेटर कॉइल होता है। उसके अंदर इस तरीके का जाली वाला हिस्सा होता है, और वो जाली के बीच बीच से ऐसी पतली पतली कॉपर की पाइप लगी होती है। और ये इवापोरेटर कॉइल मतलब ये जाली और पाइप वाले स्ट्रक्चर के पीछे होता है एक ब्लोअर फैन। सबसे पहले प्रोडक्ट समझने से पहले समझते हैं कि कूलिंग का प्रोसेस क्या होता है। जब अगर हमने कूलिंग का प्रोसेस समझ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि पूरी प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, और वो कंपोनेंट का इंडिपेंडेंट काम क्या होता है, वो कंपोनेंट किस चीज के बने होते हैं, कंपोनेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है। तो पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, तो हमें पता चलेगा कि कंपनी के स्टॉक प्राइस को कौन इंपेक्ट कर पाएगा। डिमांड, किसकी डिमांड ज्यादा आएगी तो कंपनी के कंपोनेंट बिकेंगे। रॉ मटेरियल के प्राइस के साथ क्या कनेक्शन बैठेगा, कौन सा मेटल महंगा होगा तो KRN को अपने कंपोनेंट्स बनाना मुश्किल, महंगा हो जाएगा। सब चीजें तभी समझ में आएगी कूलिंग प्रोसेस समझे। तो सबसे पहले एसी के अंदर जो इंडोर वाला पार्ट है, जो आपके रूम के अंदर एसी का जो डब्बा लगा है, उसके अंदर एक फैन होता है, ब्लोअर होता है। वो ब्लोअर क्या करता है, हवा को अंदर खींचता है। वो फैन एसी के डब्बे के अंदर हवा को खींचता है। तो सबसे पहला लेयर कौन सा आता है, एयर फिल्टर आता है। तो जो हवा होती है वो सबसे पहले एयर फिल्टर से गुजरती है। तो एयर फिल्टर से जब वो हवा गुजरती है रूम की, तो डस्ट और पार्टिकल्स जो है वो वहीं पर रिमूव हो जाते हैं, और एक तरीके की फिल्टर्ड हवा जो है वो अभी गर्म ही है, राइट। रूम की हवा जो अभी ठंडी नहीं हुई है, और गर्म हवा फिल्टर में से पास होते फैन के थ्रू अंदर जाती है। तो फिल्टर के पीछे क्या होता है, ऊपर हमने समझा था, फिल्टर के पीछे होता है इवापोरेटर कॉइल। कॉइल के कांटेक्ट में हवा आती है। कॉइल ऑलरेडी बहुत ठंडी होती है, बहुत चिल्ड होती है कॉइल, क्योंकि कॉइल के अंदर की कॉपर की छोटी छोटी पाइप जो घुमावदार सर्कुलर शेप में उसके अंदर, कॉइल के अंदर होती है। वो जो पाइप होती है उसके अंदर कुछ चीज ऐसे घूमती रहती है,
ठंडी चीज, इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और ओवरऑल जो कॉइल होती है वो बहुत ठंडी होती है। अभी ये जो कॉइल होती है उसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। रेफ्रिजरेंट एक स्पेशल तरीके का गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अभी हमने कुछ कुछ केमिकल कंपनीज को स्टडी किया था, तब रेफ्रिजरेंट शब्द का यूज हमने देखा था। R32 और कुछ रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, वैसे अपने ओजोन लेयर के लिए, अपनी हवा के लिए वैसे खतरनाक है। तो हमने ये भी चीजें सुनी होती है हमारे स्कूल टाइम पे भी और ओवरऑल भी, कि जितने एसी का यूज बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही एसी जो है वो ऐसे गैसेस को रिलीज करेगा हवा में जो अपने ओजोन लेयर को ब्रेक करेंगे। और बहुत सारे देशों में, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ओजोन लेयर में ऑलरेडी छेद हो चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि सनलाइट जो है वो फिल्टर होके नहीं आ पाती, डायरेक्ट आ जाती है। क्योंकि ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि सनलाइट की ऐसी चीजें जो हार्श होती है, जो अपने स्किन को जलाती नहीं है, कैंसर नहीं करती, वो चीज को फिल्टर करके भेजता है ओजोन। ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। पर रेफ्रिजरेंट गैस एक कैटेगरी है जिसके ऊपर बहुत सारी केमिकल कंपनीज निर्भर है। मतलब बहुत सारी केमिकल कंपनीज का एक मेजर अच्छा खासा रेवेन्यू रेफ्रिजरेंट गैस बनाकर आता है। तो ये पूरी एक वैल्यू चेन है। रेफ्रिजरेंट गैस से एसी का धंधा भी चलता है, रेफ्रिजरेंट गैस से केमिकल कंपनी का धंधा भी चलता है। तो ये सेम रेफ्रिजरेंट गैस जो है एक कॉइल के ये जो ट्यूब, ये जो पाइप है ना, कॉपर की ये जो पाइप है उसके अंदर घूमती रहती है। और ट्यूब के आसपास जो है ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है वो फिन बोलते हैं। मतलब एल्यूमिनियम का ही बना होता है, शीट होती है एक तरीके की। तो ये जो एल्यूमिनियम की पतली पतली प्लेट्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ठंडी हवा, जो रूम की हवा गर्म थी अभी ठंडी बन जाती है। अगर मान लो कि ये फैन है, फैन को मैं एफ करके लिखता हूं, तो फैन क्या करता है कि एक तरीके से गर्म हवा को खींचता है अपनी तरफ। यहाँ पर ये कॉइल होती है, इवापोरेटर कॉइल होती है, ये ठंडी होती है। तो हवा ठंडी हो गई और ठंडी हवा वापस कहाँ जाती है, रूम के अंदर जाती है। तो ये पूरा फैन जो है, फैन कंटिन्यूअस घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो फैन का काम यही है, यहाँ से गर्म हवा को खींचना, हवा को यहाँ पर ठंडी करना और ठंडी हवा को वापस रूम के अंदर छोड़ना। तो ये पूरा कूलिंग का प्रोसेस है। कि ये जो ट्यूब होती है, ये जो कॉपर की ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट का जो लिक्विड होता है या गैस होता है, रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है। तो जब रेफ्रिजरेंट के संपर्क में गर्म हवा आई तो गर्म हवा क्या करेगी कि ये रेफ्रिजरेंट को भी गर्म कर देगी। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पहले बहुत ठंडा था और अभी गर्म हवा के संपर्क में आके वो भी गर्म हो जाएगा। और रूम की गर्म हवा की हीट लेने के बाद अभी वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड से गैस बन जाता है, रेफ्रिजरेंट भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो गैस कहां पर जाता है, आउटडोर यूनिट में जाता है। यहाँ पर गर्म हवा यहाँ पर अंदर गई, अंदर जाने के बाद ठंडी होके वापस से ये यहाँ पर आई। पर यहाँ के इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा था वो रेफ्रिजरेंट गर्म हो गया और वो रेफ्रिजरेंट ये पाइप के थ्रू, अभी गर्म होने के बाद रेफ्रिजरेंट गैस बन गया और वो पाइप के थ्रू रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आउटडोर यूनिट में जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि गर्म हवा, आप आउटडोर यूनिट के बाहर खड़े रहते तो आपको बहुत हवा गर्म लगती है। आउटडोर यूनिट में क्या होता है, बेसिकली आउटडोर यूनिट इस तरीके के दिखते हैं। आउटडोर यूनिट का जो इनसाइडर पार्ट होता है वो इंडोर यूनिट में जो होता है ऐसा ही होता है, सिमिलर तरीके का। यहाँ पर भी एक तरीके का कॉइल ही होता है, कॉइल का नाम अलग है पर ये कॉइल ही होता है। ये पूरा जो आपको इमेज दिख रहा है ये कॉइल है, KRN ये बनाती है मेनली। तो जो हवा बाहर निकली है, आउटडोर यूनिट तक पहुंची है जो हवा के, वो हवा आप कहां पर जाएगी, कंप्रेसर में एंटर करेगी। मतलब यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर होता है। आउटडोर यूनिट में दो तरीके के अंदर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंप्रेसर और एक होता है कंडेंसर। और कंप्रेसर का क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है, वो भी समझना जरूरी है। तो कंप्रेसर क्या करता है, तो जो गर्म गैस था, गर्म गैस जो आउटडोर यूनिट में पहुंच गया, कंप्रेसर क्या करता है, उसको और कंप्रेस करता है। तो जब ऑलरेडी गर्म चीज को ज्यादा आप प्रेशर दोगे तो उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी इंडोर यूनिट की गर्म गैस थी वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती है और ये जो गर्म गैस है वो फिर जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर के अंदर भी इस तरीके के ट्यूब और पाइप होती है, मतलब फिन होते हैं। कंडेंसर कॉइल भी ऐसा ही दिखता है और इंडोर यूनिट में जो इवापोरेटर कॉइल था वो भी ऐसा ही दिखता है, दोनों का लुक सेम है। तो कंडेंसर क्या करता है कि बाहर की हवा को अंदर खींचता है। तो बाहर की हवा जो है वो कंडेंसर कॉइल के संपर्क में आती है तो वहां पर हीट ट्रांसफर हो जाएगी कि कंडेंसर की गर्मी जो है वो एसी के बाहर चली जाएगी, घर के बाहर चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब बहुत गर्म हवा को उसकी जो गर्मी निकल जाती है ना तो वो लिक्विड बन जाता है और वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड वापस कहाँ चला जाता है, इंडोर में चला जाता है और ऐसे साइकिल रिपीट होती जाएगी। KRN के प्रोडक्ट समझते हैं, KRN पूरे साइकिल में क्या क्या बनाता है। अभी KRN के प्रोडक्ट
क्या है, 6 प्रोडक्ट है केआरएन के। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है इवापोरेटर कॉइल, जो इंडोर यूनिट के अंदर कूलिंग वाला कॉइल होता था, वो इवापोरेटर कॉइल। सेकेंड प्रोडक्ट इसका है कंडेंसर कॉइल, तो बाहर भी सिमिलर इसी तरीके की कॉइल होती है, तो वो भी कौन बनाता है, केआरएन बनाकर देता है, कंडेंसर कॉइल। तीसरा प्रोडक्ट है इसका फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल्स। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत बड़े स्केल पर जब कूलिंग करना होता है, तब ऐसे बड़े बड़े, ये इंडस्ट्रियल कूलिंग का, इंडस्ट्रियल कॉइल के फोटोज हैं, तो जब बहुत बड़े स्केल पर कूलिंग करना होता है तब इस तरीके के बहुत बड़े साइज वाले कॉइल की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा प्रोडक्ट इसका ये है कि इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़े बड़े कमर्शियल स्पेस के लिए जब कूलिंग सॉल्यूशन कॉइल बनानी पड़े तो वो भी केआरएन बनाती है। हमारे घर में जो कॉइल के अंदर, कॉइल की कॉपर पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट का लिक्विड पास होता रहता है, पर यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर वो लिक्विड की जगह पर क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, ग्लाइकोल करके एक मटेरियल होता है, केमिकल होता है, वो यूज करते हैं। सिर्फ अंदर का केमिकल चेंज हो जाता है, बाकी उसका ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल काम उसका वही है। तो ये इसका फोर्थ प्रोडक्ट है, जहां पर कंप्लीट कंडेंसिंग यूनिट बनाकर देती है। फिफ्थ प्रोडक्ट जो है कॉपर के पार्ट्स, हमने ये देखा था, ये सब जगह पर आपको कॉपर कलर के, गोल्डन कलर के ये आपको पाइप दिख रहे हैं, जिसके थ्रू रेफ्रिजरेंट अंदर घूमता रहता है, तो ये प्योर कॉपर का बना होता है। क्योंकि कॉपर जो है उसको प्रॉपर जो चाहे वो शेप दे सकते हो, वो हीट में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जो केबल्स बनते हैं ना, उसमें कॉपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉपर का यूज होता है। कोई कंपनी की डिमांड है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे कॉपर के कस्टमाइज्ड पार्ट बना के दो कि जिसको हम कॉइल में यूज कर सके, तो वो भी केआरएन बना के देता है। वो बोले कि कॉपर के पाइप के ऊपर एल्यूमिनियम का वो फिन लगा के, शीट लगा के पूरा कॉइल रेडी करके दो, तो पूरा कॉइल रेडी करके भी केआरएन देगा। और सबसे लास्ट में है शीट मेटल पार्ट, मतलब आप समझो कि एक तरीके का ये इस तरीके के पार्ट्स भी बनाती है। मान लो कि पूरे यूनिट में कंडेंसिंग यूनिट हो गया, या तो अंदर का इवापोरेटर कॉइल हो गया, उसमें किसी भी तरीके के सपोर्ट में स्टैंड चाहिए, या ऊपर का डब्बा चाहिए, या कुछ भी चाहिए जो सपोर्ट के लिए हो, राइट, साइड में उसको पैक करने के लिए, या कॉइल को स्टैंड बनाने के लिए, उसके लिए जो भी पार्ट्स लगते हैं वो भी बनाता है। इसके लिए मेटल का यूज होता है, स्टेनलेस स्टील का, ये एसएस कंपोनेंट मतलब स्टेनलेस स्टील हो गया, राइट, एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो ये भी इसका सिक्स्थ प्रोडक्ट है, केआरएन ये भी बनाकर देता है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये हमने जो देखा ना, केआरएन जो बनाती है ना, इसके बिना कूलिंग पॉसिबल नहीं है। कूलिंग के लिए इवापोरेटर कॉइल चाहिए, कंडेंसर कॉइल चाहिए, वो सब चीज है, और दोनों कॉइल ये बनाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी एसी बनाने वाली कंपनी को केआरएन जैसे प्लेयर की हमेशा ही जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केआरएन की पड़ेगी, केआरएन जैसे और भी प्लेयर्स होंगे इंडिया में, कुछ लिस्टेड होंगे, कुछ छोटे छोटे लोकल प्लेयर्स होंगे, पर उसकी जरूरत पड़ेगी कोई भी एसी बनाने वाली कंपनी को, क्योंकि एयर कंडीशनिंग इसके बिना नहीं हो सकता। तो केआरएन के जो प्रोडक्ट है ना, वो सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट है कि जैसे जैसे कूलिंग की डिमांड बढ़ती रहेगी, ऐसे ऐसे केआरएन के प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ती रहेगी। कुछ क्लाइंट्स देखते हैं, केआरएन के नामी क्लाइंट्स हैं, डाइकिन के एसी हम अपने घर में बहुत लगाते हो। डाइकिन पिछले कुछ सालों में बहुत देखने को मिल रहा है। पहले एक टाइम था कि वोल्टास जो है या ब्लू स्टार जो है वो ही सबसे ज्यादा दिखते थे, पैनासोनिक और वो तो ठीक है दिखते थे, पर ब्लू स्टार, वोल्टास वो ज्यादा दिखते थे, डाइकिन इतना नहीं दिखा। डाइकिन अभी दिखने लगा है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, किर्लोस्कर चिलर्स है, ये इंडस्ट्री के लिए दोनों कूलिंग सॉल्यूशन डिवाइसेस बनाते हैं, एयर कंडीशनिंग बनाते हैं। ये आई थिंक बाहर की कंपनी है। इसके भी आपको रेफ्रिजरेशन और कूलिंग सॉल्यूशंस दिखते हैं करियर के। ट्रोस्टेन जो है वो भी बाहर की कंपनी है, ओके। ये नॉर जो है वो भी बाहर की है, ये उसका इंडिया का एक सब्सिडियरी होगा। कहने की बात है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरीके के क्लाइंट्स हैं। यहाँ से हमें एक चीज पता चलेगी कि केआरएन जो है वो आप और मुझे कोई चीज नहीं बेचेगा। केआरएन किसको बेचेगा? ये B2B टाइप का बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। केआरएन के मेन क्लाइंट्स कौन होंगे? एसी बनाने वाले प्लेयर्स। वो एसी बनाने वाले प्लेयर्स घर के लिए एसी बनाते हो सकता है, ट्रेन के लिए एसी बना रहे हो वो भी हो सकता है, वो इंडस्ट्री के लिए एसी बना रहे हो ऐसा भी हो सकता है, वो डेटा सेंटर के लिए एसी बना रहे हो ऐसा भी हो सकता है। पर एसी बनाने वाला, एयर कंडीशनिंग की पूरा कंप्लीट जो एसी का जो यूनिट होता है कोई भी जगह के लिए हो, वो बनाने वाली कंपनी केआरएन से अपना माल खरीदेगी।
की। एक वैल्यू चेन समझते हैं कि KRN के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। तो शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। KRN के मेन रॉ मटेरियल क्या है? कॉइल के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है कॉपर। कॉइल के अंदर जो भी ट्यूब होती है वो कॉपर की होती है। वो ट्यूब के ऊपर ऐसी जाली जाली जो भी लगी हुई थी वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो एल्यूमिनियम भी उसके लिए रॉ मटेरियल है। स्टील का या स्टील जैसे और भी मेटल का शीट होता है। मान लो कॉइल के ऊपर का जो लेयरिंग करना है तो उसके लिए मेटल शीट यूज होता है। तो इसमें स्टील भी हो सकता है और भी मेटल्स हो सकते हैं, पर सबसे बड़े दो रॉ मटेरियल इसके कॉपर और एल्यूमिनियम। तो यहां से हमें एक बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि अगर कॉपर के दाम बढ़े तो KRN के कंपोनेंट के दाम बढ़ने लगेंगे। कॉपर के दाम बढ़े तो AC के दाम बढ़ने लगेंगे। एल्यूमिनियम के दाम बढ़े तो AC के दाम बढ़ने लगेंगे। एल्यूमिनियम कॉपर की शॉर्टेज हो गई तो KRN को भी दिक्कत होगी रॉ मटेरियल ढूंढने में। और सिमिलरली अगर KRN ठीक से चीजें नहीं ढूंढ पाए तो KRN के पार्ट्स जो है उतने ज्यादा नहीं बन पाएंगे। KRN के पार्ट्स अपने आप महंगे हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से डाइकिन, वोल्टास, पैनासोनिक जो भी इंडिया में AC बनाता है उसको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। उनको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, मतलब उनको KRN की प्रोडक्ट महंगी मिलेगी तो AC के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इनके लिए मेन दो रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले कॉपर और एल्यूमिनियम। इससे भी ये चीज डिपेंड करेगी। कॉपर में एक जो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है, या तो कॉपर के बारे में आप बहुत ऐसा सुनते होंगे कि फ्यूचर का गोल्ड है। ये कॉपर जो है फ्यूचर का गोल्ड है। खुद वेदांता के ओनर ने ये बोल दिया है। वेदांता जो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम और उसकी खुदाई करता है, उन्होंने खुद बोल दिया था कि कॉपर जो है वो फ्यूचर का गोल्ड है, कि एक ऐसा मटीरियल है। गोल्ड जो है ना, गोल्ड गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। सिल्वर की, कॉपर की, उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। तो गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं ना तो गोल्ड को एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड उसकी उतनी नहीं है। पर जब सिल्वर के दाम बढ़ते हैं, कॉपर के दाम बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के दाम बढ़ते हैं तो उसके पीछे ऐसा अज्यूम करते हैं लोग कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। जब डिफेंस की डिमांड बढ़ी, जब सोलार की डिमांड बढ़ी, सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ी, बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस की डिमांड बढ़ने लगी ना, ऐसे ऐसे कॉपर के प्राइसेस बढ़ने लगे, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने लगे। क्योंकि आप गूगल करके देखना कि एक सोलार प्रोजेक्ट में, आपके छत पे जो सोलार प्रोजेक्ट लगा है उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट का एल्यूमिनियम यूज होता है। अच्छा खासा एल्यूमिनियम यूज होता है। सिमिलरली यहां पर भी कॉपर एल्यूमिनियम का एक सिग्निफिकेंट यूज है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी आप न्यूज में रीड करो कि कॉपर एल्यूमिनियम के स्टॉक में प्राइस बढ़ गया तो सीधा इंपैक्ट कहां पर होगा? AC के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी पर भी होगा। दूसरा चीज कि जब KRN हो गया, या तो आप वोल्टास को स्टडी कर रहे हो, या तो आप कोई भी चिलर्स मतलब कंडीशनिंग, कूलिंग बनाने वाली कंपनी को जब स्टडी कर रहे हो तो आपको एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के प्राइस, उसकी साइकिल को भी स्टडी करना पड़ेगा कि वो अभी कहां पर है। क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो सोर्सिंग उसका महंगा हो जाएगा, ढूंढना महंगा हो जाएगा, खरीदना महंगा हो जाएगा, और उतने ही ये कॉइल के दाम बढ़ने लगेंगे। तो पूरा वैल्यू चेन ये रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट दो रॉ मटेरियल और ये मेटल। उसके बाद इससे KRN क्या बनाती है? कॉइल्स बनाती है। इवापोरेटर कॉइल जो घर के अंदर लगता है, कंडेंसर कॉइल जो घर के बाहर लगता है, उसको कस्टम डिजाइन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करती है। और फिर उसको क्या देती है? कॉइल को किसको सप्लाई करती है? डाइकिन को, ब्लू स्टार को, वोल्टास को। मतलब KRN पूरे के पूरा AC नहीं बनाती। KRN अंदर के पार्ट्स बनाती है। वो पार्ट्स खरीदने के बाद डाइकिन, ब्लू स्टार, वोल्टास, पैनासोनिक जो भी AC बनाने वाली कंपनी है वो फाइनल AC बनाएगी। तो इस तरीके का पूरा वैल्यू चेन सेट होता है। अभी KRN का रेवेन्यू शेयर देखे कि इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है, बाहर से कितना रेवेन्यू आता है, तो 2025 में 84% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से ही आया है। उसका मतलब कि इसका ज्यादातर बिजनेस इंडिया में ही है। फिलहाल भी इंडिया के ही AC बनाने वाली कंपनी डाइकिन, वोल्टास, ब्लू स्टार, वो सब इससे पार्ट्स खरीदती है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू 15% है। ज्यादातर डोमेस्टिक के ऊपर ही पूरा खेल है। 2024 में क्या सीन था? 85% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता था, 14% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था। 2023 में क्या था? 88% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता था और एक्सपोर्ट से सिर्फ 11% आता था। यहां से हमें क्लियर ट्रेंड नजर में आ रहा है कि इसका साल दर साल एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसका मतलब कि 2023 में सिर्फ 28 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट से आते थे, 2025 में 67 करोड़ एक्सपोर्ट से आने लगे हैं। मतलब 2.5 गुना ये बढ़ा है एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में। तो उसका मतलब ये कि कंपनी साल दर साल कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि कंपनी को अभी डोमेस्टिक से
थोड़ा बाहर जाना है, क्योंकि डोमेस्टिक में धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि केआरएन को कंपटीशन का सामना भी करने पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोयल बनाने वाले और भी प्लेयर्स, अनलिस्टेड प्लेयर्स भी आने लगे, तो उसको एक कंपटीशन मिलेगी। तो धीरे धीरे कोई भी कंपनी का ये ड्रीम होता है कि उसका एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ता जाए, ताकि क्या हो कि धीरे धीरे उनके पास एक डाइवर्सिफाइड एरिया हो कि भाई आज मेरा धंधा यूरोप से भी आ रहा है, मेरा धंधा गल्फ कंट्रीज से भी आ रहा है, यूएस से भी आ रहा है। तो एक जगह का भी प्रेशर हो, मान लो कि इंडिया की डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग मार्केट अगर प्रेशर में आ गई, तो अगर एक्सपोर्ट से मेरा एक सर्टेन रेवेन्यू आता रहता है तो मेरे लिए उतनी चिंता की बात नहीं है। इसके लिए फिलहाल वो चिंता की बात वो सेंस में है कि इसका डोमेस्टिक रेवेन्यू बहुत ज्यादा है पर एक्सपोर्ट नहीं है। तो डोमेस्टिक अगर एसी वाला जो भी सेक्टर है अगर वो प्रेशर में आया तो केआरएन को प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज हो सकती है कि वोल्टास केआरएन से खरीदता है, एसी बनाता है, पर वोल्टास वो एसी जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एकदम क्लियर कट आंसर देना, केआरएन के पार्ट्स इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल होते हैं, वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वोल्टास केआरएन से चीज लेके कंप्लीट एसी बनाए पर वो फिर हो सकता है कि दुबई में जाके सेल करे, ऐसा हो सकता है। और ओवरऑल एक एक्सपोर्ट में कंपनी ही सोचती है कि वो अपना स्केल बढ़ाए। फिर ओवरऑल हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ समझने की कोशिश करते हैं। लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझाई थी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शहर बड़े होते जाएंगे, ऐसे ऐसे ज्यादा बिल्डिंग्स आएंगे, ज्यादा एसी की जरूरत पड़ेगी। और एसी आजकल एक बहुत ही मैंडेटरी चीज हो चुकी है, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, कूलिंग की डिमांड बढ़ रही है। ओके, लोगों की इनकम बढ़ रही है, ऐसे लोग एसी को अफोर्ड कर पा रहे हैं, राइट। अभी स्पेशली कंफर्टेबल ईएमआई प्लान्स और वो इतने हो चुके हैं कि लोगों को सोचना नहीं पड़ता कि भाई हमें एसी फिट करना है तो चलो सोच ले। दूसरा चीज की अभी बहुत बार क्या होता है कि मान लो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में कि जहां पर हाई राइज बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट कम है और वहां पर जो रो हाउसेज होते हैं, घरों वाला कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर क्या होता है कि लोग सोलार लगाना चालू कर दिया है। तो सोलार लगाते हैं तो सोलार से क्या है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरीके से फ्री में मिल गई। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो भी सोच रहे कि भाई हमें तो सोलार से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो हम एसी लगा देते हैं। तो अभी हो सकता था कि पहले घर में बिल्कुल एसी नहीं था, अभी सोलार से उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी है तो पूरे सब रूम में एसी लगा दिया। तो ऐसे ऐसे भी एसी की डिमांड आने वाले सालों में भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। फिर इंफ्रा ग्रो करेगा, जैसे जैसे शहर बड़े होते जाएंगे ऐसे ऐसे शहर के अलग अलग एरिया में मॉल्स बनते जाएंगे, ऑफिस बनते जाएंगे। तो ऐसे इंफ्रा ग्रोथ के साथ भी कंडीशनिंग, एयर कूलिंग की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। एचवीएसी का फुल फॉर्म क्या है? एचवीएसी का फुल फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। एच मतलब हीटिंग, इसमें वो भी पार्ट आ जाता है, इसमें हमने वही स्टडी किया सिर्फ कूलिंग वाला पार्ट। पर मान लो कि कोई ऐसी जगह पर हीटिंग का काम है, मान लो कि पहाड़ियों में जहां पर बहुत ठंडी होती है तो वहां पर हीटर यूज करते हैं, तो हीटर का कॉन्सेप्ट भी यही है, उसका भी साइकिल यही है, उल्टा साइकिल होता है। यहाँ पर गर्म से ठंडा करने वाला साइकिल है, वहां पर ठंडे से गर्म करने वाला साइकिल है, तो वहां पर भी यही इंडस्ट्री का ये पार्ट है। एच मतलब हीटिंग, वी मतलब वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब भी वही कि मान लो कि मुझे रूम की हवा को बाहर भेज के एक शुद्ध हवा अंदर लानी है, मतलब वेंटिलेशन का पूरा बंदोबस्त करना है, तो वो भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट है, वेंटिलेशन। और एसी एक तरीके से वही काम करता है, और एसी मतलब एयर कंडीशनिंग। तो एचवीएसी जो है एक इंडस्ट्री का कीवर्ड जो है बहुत कुछ सालों से एक अच्छा ध्यान में आया है, क्योंकि डेवलपिंग है, बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई, रेसिडेंशियल डिमांड हो गई, डिमांड बहुत बढ़ रही है। इसका ओवरऑल मार्केट साइज एक बार देख लेते हैं। पूरा कंप्लीट एचवीएसी का जो मार्केट है, जिसमें कंप्लीट एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशन आ गया, हीटिंग सॉल्यूशंस आ गया, वेंटिलेशन सॉल्यूशन आ गया, और 2030 तक $30 बिलियन का हो जाएगा। उसका ग्रोथ रेट अगर देखे 15.8% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है हर साल 15% से वो ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, मेक इन इंडिया से केआरएन जैसे और भी प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएलआई स्कीम्स होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में नई नई कंपनीज भी ये बनाने लगी है। तो जैसे इंडिया में ये ज्यादा बनने लगेगा तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगा तो बाहर के देशों में उतना ही सेल कर पाएंगे। तो ये पूरा इंडस्ट्री जो है 15% के हेल्दी रेट से ग्रो कर रही है। इसमें हीट एक्सचेंजर की मार्केट रेट क्या है वो देखते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट एसी का मार्केट, एयर कंडीशनिंग का और
और हीटिंग का, हीटर्स का मार्केट हो गया। ये मार्केट किसको नजर में रख के बना है? वोल्टास, डाइकिन, ब्लू स्टार, ये कंप्लीट एसी बनाने वाली कंपनीज को, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक मतलब रेसिडेंशियल, उसको ध्यान में रख के ये नंबर है। अभी सिर्फ वो नंबर देखते हैं कि जो सिर्फ केआरएन जैसे प्लेयर को ध्यान में रख के एक नंबर है, हीट एक्सचेंजर मार्केट। एसी के अंदर मान लो कॉइल की जरूरत है, एसी के अंदर कंप्रेसर की जरूरत है, तो वो बनाने वाली कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है? तो वो 2024 में हीट एक्सचेंजर टाइप के प्लेयर्स है, उसका टोटल मार्केट जो है $856 मिलियन का था। 2033 तक ये $1.4 बिलियन का हो जाएगा। यहाँ पर जो सीएजीआर जो हर साल कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है? 5.6% से ग्रो कर रहा है। और पूरे के पूरा एसी का मार्केट 15% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। अभी यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पूरे के पूरा एसी का जो मार्केट है वो 15% से ग्रो कर रहा है, तो अगर पूरे की पूरा मार्केट 15% से ग्रो कर रहा है तो उसके पार्ट्स का मार्केट क्यों सिर्फ 5% से ग्रो कर रहा है? तो क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरा एसी वाला जो मार्केट है वो 15% से ग्रो कर रहा है और उसके पार्ट्स वाला जो मार्केट है, कंपोनेंट्स वाला जो मार्केट है, वो सिर्फ 5% से ग्रो कर रहा है? ऐसा क्यों है? पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ 15% है, हीट एक्सचेंजर कंपोनेंट का ग्रोथ स्लो है 5 to 6%। ऐसा क्यों है? आइडियली सेम होना चाहिए, जितनी एसी की डिमांड बढ़ेगी उतने एसी के यूनिट की सेल्स फास्ट हो जाएगी। लेकिन हर एसी में यूज होने वाले हीट एक्सचेंजर मतलब ये कॉइल जो केआरएन बनाता है, जो हमने समझा आज के लेक्चर में, उसका साइज, उसका डिजाइन वो चेंज हो सकता है। एसी ज्यादा बढ़ने लगे और हो सकता है कि जितने ज्यादा एसी बिकने लगे उतना ही उसके अंदर के जो पार्ट्स के दाम है वो शायद उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। एक और पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाएगा। एसी बनाने वाली कंपनी वोल्टास, डाइकिन, ब्लू स्टार, वो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहते हैं कि अपना खर्चा कम करें। आज एसी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो 30,000 का कोई कंपनी बेच रही है, वो शायद मान लो कि उसको 20,000 22,000 में कॉस्टिंग जा रहा है उसका, तो हमेशा ही वो ट्राई करेगी कि अपना कॉस्टिंग कम लाए। हर कंपनी का वही कोशिश हो। तो क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स रखेगी। वो बोलेगी केआरएन की तुम मुझे कितने में दे रहे हो? वो बोला इतने टके पे दे रहा हूं। कोई और सप्लायर के पास जाएगी जो सस्ता देगा। हो सकता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केआरएन जिस तरीके के प्रोडक्ट बनाता है, सिमिलर प्रोडक्ट कोई और भी कंपनी बनाने लगी, तो हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ गई तो मार्जिन कम हो गए, मार्जिन कम हो गए तो हो सकता है कि वोल्टास जिस रेट से ग्रो कर रही है उस रेट से केआरएन ग्रो ना करे। ऐसा हो सकता है क्योंकि केआरएन के ऊपर तो प्रेशर आ गया, राइट। वोल्टास की चीजें बिकेगी, वो जिस स्पीड से जाएगी वो स्पीड से बिकेगी, राइट। पर वोल्टास जिससे स्पेयर पार्ट्स खरीदती है उसके लिए वोल्टास के पास तो बहुत सारे सप्लायर्स हैं, वो एक के पास नहीं दूसरे के पास खरीदेगी। तो वो अपना क्लाइंट मेंटेन करने के लिए, अपने हाथ से क्लाइंट को ना जाने देने के लिए केआरएन को काफी बार अपने दाम कम करने पड़ते हैं। तो ये प्रेशर के चलते भी हो सकता है कि केआरएन जैसी कंपनी उतने फास्ट तरीके से ग्रो ना हो जितना कोई एसी बनाने वाली कंपनी ग्रो, इसलिए ग्रोथ ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो केआरएन कर क्या सकता है अभी? क्योंकि केआरएन वाले सेगमेंट का ग्रोथ रेट तो सिर्फ 5% है, तो केआरएन ऐसा क्या कर सकता है और हम एक स्टॉक पिकर के तौर पे केआरएन को क्यों, या केआरएन जैसी कोई कंपनी को क्यों देखे जब उसका ग्रोथ रेट तो सिर्फ 5% से सीएजीआर से बढ़ने वाला है? तो हम तो केआरएन क्या कर सकता है? अपना मार्केट शेयर बढ़ाए। अगर मार्केट शेयर उसने बढ़ा दिया, मार्केट शेयर बढ़ाया, तो अपने आप रेवेन्यू बढ़ने लगेगा, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर से उसने अपने क्लाइंट्स को, मार्केट्स को खींचा, तो अपने आप उसका रेवेन्यू बढ़ने लगेगा। दूसरा चीज वो क्या कर सकता है कि अभी केआरएन जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर उसके ईयरली मार्जिन देखूं, केआरएन के ईयरली मार्जिन जो इबिटा मार्जिन जो है केआरएन के, वो करीबन 16-18% है। देखो 16-18% के आसपास है। तो क्या कर सकता है कि केआरएन ऐसे प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे जो हायर मार्जिन वाले हैं। आज मान लो कि केआरएन वोल्टास के लिए या डाइकिन के लिए सिंपल कॉइल बनाता है, सिंपल एसी के अंदर यूज होने वाले इवापोरेटर या कंडेंसर कॉइल बनाता है, तो कल जाके वो डेटा सेंटर के लिए कोई कॉइल बनाने लगे, कल जाके मान लो कि वो डिफेंस के लिए कोई कॉइल बनाना चालू कर दे, तो ऐसी जगह पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगे कि जहां पर रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा दाम पर उसके प्रोडक्ट सेल होंगे और ज्यादा दाम के साथ साथ मार्जिन भी ज्यादा हो। मान लो वोल्टास ब्लू स्टार को अपने कॉइल बेचेगा, वोल्टास ब्लू स्टार बोलेगी कि भाई हमें आपसे नहीं खरीदना, हम आपके कॉम्पिटिटर से खरीद लेंगे, राइट। तो केआरएन बोलेगा कि चलो ना थोड़ा सस्ता ले लो भाई, हमें कोई बात नहीं है, 16 की जगह 14% का मार्जिन दे देना, थोड़ा सस्ता खरीद लो, ठीक है। उसकी जगह मान लो कि केआरएन इंडियन आर्मी के साथ या डिफेंस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है जहां पर प्राइस नेगोशिएशन शायद उतना नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट के दाम, प्रोडक्ट जहां पर यूज होने वाली है वही एकदम सुपीरियर लेवल का है कि वहां पर मार्जिन ही अपना बहुत ज्यादा है। तो केआरएन क्या कर सकती है कि एडवांस लेवल के या कस्टमाइज प्रोडक्ट बना सकती है कि वो जहां पर यूज हो रहे हो वहां पर रेवेन्यू भी ज्यादा आ रहा हो और मार्जिन भी ज्यादा हो, तो वहां से उनको एक अच्छा खासा ब्रेकेट मिलेगा और नए क्लाइंट्स को या नई इंडस्ट्री को वो एक्वायर कर सकती है। आज मान लो कि ब्लू स्टार, डाइकिन उनके पास है, पर मान लो कि कोई ऐसा
क्लाइंट उनके पास नहीं है तो उनको एक्वायर करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे इंडस्ट्री को वो एक्वायर करने की, मतलब ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करने की ट्राई कर सकते हैं कि जहां पर मान लो कि एंटायरली नया मार्केट हो। कंपनी बस सेगमेंट में शायद कुछ नया करने जा रही है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बस के अंदर, क्योंकि आजकल क्या है कि बस के अंदर भी हर शहर में जहां पर लोकल बसेस चलती है वहां पर एयर कंडीशनिंग की डिमांड बढ़ रही है। पहले आपके शहर में नॉन एसी बस और एसी बस के बीच में एसी बस बहुत कम होती थी, अभी धीरे धीरे एसी बसेस की नंबर्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ साल बाद कंप्लीट सभी बस एसी हो जाए। तो जहां पर भी कूलिंग की जरूरत होगी वहां पर केआरएन की जरूरत होगी। तो हो सकता है कि कंपनी ऐसी इंडस्ट्रीज को टारगेट करे, ऐसे कंपनीज को टारगेट करे कि जो केआरएन की प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है, जो अभी तक नहीं खरीदते थे। तो उससे क्या हो जाएगा कि नया रेवेन्यू का सोर्स मिल जाएगा, ज्यादा मार्जिन मिलने लगेगा। तो ऐसे कंप्लीट कंपनी का ओवरऑल मार्जिन मेंटेन हो सकता है, ग्रोथ मेंटेन हो सकता है। तो उसके चलते भले हीट एक्सचेंजर का ग्रोथ रेट कम नजर आता है, पर उस कम ग्रोथ रेट में भी कंपनी अपने आप को स्टेबल रख सकती है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें कंपनी ने एंटर किया है कुछ टाइम से। अभी करंटली कंपनी का रेवेन्यू कितना है? कंपनी का करंट रेवेन्यू करीबन पिछले 12 महीने का देखे तो 550 करोड़ है। 550 करोड़ में से 15% रेवेन्यू जो है, 15% रेवेन्यू करीबन वो कहां से आता है? डेटा सेंटर से आता है। क्योंकि डेटा सेंटर में हमने स्टडी किया था, डेटा सेंटर के अंदर बहुत भारी भारी सर्वर्स होते हैं, सर्वर प्रोसेस करते हैं तो बहुत हीट जनरेट होती है। वो हीट को कंट्रोल करने के लिए हमने लास्ट सेशन में देखा था कि लिक्विड कूलिंग का यूज करते थे। सिमिलरली लिक्विड कूलिंग जो है सर्वर के बहुत नजदीक रखा जाता है ताकि क्या हो कि तुरंत ही सर्वर को ठंडा किया जा सके। पर वो जो रूम होता है वो रूम को भी कूल करना जरूरी है। तो वहां पर भी बहुत अलग अलग तरीके के एसीज यूज होते हैं। वो एसी क्या हमारे घर में जो यूज होते हैं ऐसे नहीं होते, वो स्पेशलाइज बनवाए होते हैं, क्योंकि वो रूम की डेटा सेंटर की डिमांड अलग होती है। वहां पर टेम्परेचर की कंडीशन जो सब चीज अलग होती है। तो जैसे जैसे डेटा सेंटर ग्रो होते जाएंगे तो वहां पर 24 आवर्स कूलिंग रखना पड़ता है, और वो बहुत ही टेम्परेचर भी डाउन होता है। वहां पे स्पेशल तरीके के एसीज बनाने पड़ते हैं। तो वो डेटा सेंटर के लिए एसी बनाने वाली कंपनी केआरएन से कॉइल और वो खरीदेगी, क्योंकि उसको स्पेशलाइज्ड कॉइल की आवश्यकता होगी। तो अभी 550 करोड़ में से करीबन 15% रेवेन्यू डेटा सेंटर से ही आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले सालों में डेटा सेंटर बहुत ग्रो होगा, ऐसा हमने नंबर से देखा था। और इंडिया के जितने भी डेटा सेंटर को एसी सप्लाई करने वाले प्लेयर्स हैं, डाइकिन, वोल्टास, जो भी एसी, वो सब ऑन बोर्ड हो चुके हैं, सिर्फ एक क्लाइंट को छोड़ के। एक क्लाइंट में अभी बात चल रही है। आप ये बात सोचो कि बहुत ये बड़ी बात है कि जितने इंडिया की कंपनीज इंडिया में डेटा सेंटर्स को एसी दे रही है, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज एक को छोड़ के केआरएन से या उनके कंपोनेंट कॉइल और वो सब चीज खरीद रही है। मतलब जितना डेटा सेंटर ग्रो होगा उतना ही केआरएन ग्रो होता जाएगा। प्रमोटर के शब्द है ये, मैंने कॉन कॉल से उठाया था कि अगले 3 से 4 साल में डेटा सेंटर के नंबर बहुत बड़े होंगे। प्रमोटर ने कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कि आज कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 15% डेटा सेंटर से आ रहा है तो 3-4 साल बाद कितना होगा, वो नंबर नहीं बताया है, पर नंबर बड़े होंगे वो एक कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं इसकी आपको एक पीपीटी दिखा देता हूँ। पीपीटी से आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि कौन से इंडस्ट्री में ये यूज हो सकता है। एक स्लाइड है पीपीटी में, यहाँ से आपको ये अंदाजा आ जाएगा। देखिए ठीक है, इस तरीके के कोई भी रेफ्रिजरेशन में इसकी प्रोडक्ट यूज होती है। ये जो अपने इंडस्ट्री में यूज होता है, डेयरी में या मिल्क इंडस्ट्री में, वहां पर इस तरीके के रेफ्रिजरेशन यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर भी केआरएन के कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अभी प्रोडक्ट और उसकी यूसेज, ओके, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा कि केआरएन को किस तरीके के काम मिल सकते हैं। पहले तो रेसिडेंशियल एसी, तो ये तो हमने देखा कि ये इसकी कॉइल है ना, ये बनाती है केआरएन। फिर कैसेट टाइप एसी, ये हमने देखा कमर्शियल जगह पर, मॉल में या ऑफिस में इस तरीके के छत में लगे होते हैं एसी। तो इसका भी पूरा अंदर का जो फ्रेम होता है, फ्रेम के साथ साथ अंदर का जो कॉइल होता है वो सब बनाती है। फिर फैन कॉइल यूनिट, ये भी इस तरीके का इंडस्ट्री में यूज होने वाला एयर कंडीशनिंग यूनिट है। फिर कमर्शियल एसी, इस तरीके के बड़े बड़े एसी लगते हैं बहुत बड़े स्केल पर, जहां पर ठंडा करना होता है, चिल करना होता है, वहां पर ऐसे बड़े बड़े एसी लगते हैं, उसके भी पार्ट्स बनाते हैं। फिर डेटा सेंटर कूलिंग, डेटा सेंटर के लिए भी करती है। फिर डिफेंस एयर कंडीशनिंग, डिफेंस के जो व्हीकल्स होते हैं, डिफेंस के स्पेशल ट्रक्स होते हैं, तो स्पेशल ट्रक्स को भी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ऐसे एरिया में इतना सामान लेके चलना पड़ता है, तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इनके लिए स्पेशल इंजन बनते हैं, स्पेशल टायर्स होते हैं, जिसको लोड ज्यादा उठाना पड़ता है। तो जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा हीटिंग होगा, उतना ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसके एसीज बनाती है। फिर ये बस, एसी बस का मैंने जो आपको बताया, एसी बस का कल्चर भी इंडिया में धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी ये बनाती है। फिर रेलवे मेट्रो के लिए भी ये
कॉइल और सब डिजाइन करके देती है। तो ये सब हो गया कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ सबके लिए कस्टमाइज्ड बनाना पड़ेगा ना। जैसे बस का कॉइल देखो इस तरीके का दिखता है, बस में जो यूज होता है, डिफेंस के लिए इस तरीके का कॉइल है। तो जहां पर जो यूज है उस हिसाब से कॉइल की डिजाइन होगी, कॉइल का शेप होगा, कॉइल की स्ट्रेंथ होगी, तो ये सब बना के दे सकती है। मतलब इसके पास ये सुविधाएं हैं। तो कल जाके हो सकता है कि डिफेंस का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो ये सब चीज मुमकिन है। फिर ये तो फिर नॉर्मल यूज है। देखो ये बेवरेज का जो फ्रिज होता है, फिर ये वेंडिंग मशीन जो होता है, वेंडिंग मशीन को भी ठंडा रखना पड़ता है। फिर ये चेस्ट फ्रीजर्स जो होते हैं आपको आइसक्रीम की दुकानों में दिख जाएंगे। ये वाटर कूलर्स जो होते हैं, वाटर कूलर्स के पीछे भी इस तरीके की कॉइल लगती है। तो ये सब कॉइल जो है ना ये बना सकती है। मतलब कहीं पर भी कूलिंग की जरूरत हो वहां पर केआरएन चीजें बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के एसी या वो, कहीं पर भी कूलिंग शब्द आए तो ये काम कर सकती है। उसका मतलब कि इसका ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है। ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ओवरऑल चीजें ज्यादा बनेगी, कंजम्पशन ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे इसकी प्रोडक्ट सेल होगी। तो ओवरऑल इस तरीके की इसकी प्रोडक्ट है। कौन कॉल के और उसकी डिटेल्स में नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व करी है, वो चीजें ऐसी है। पहला तो चीज ये है कि यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग कम होती हुई नजर आई थी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। लगातार 4 क्वार्टर से एफआईडीआई होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2025 के मार्च जून में 1% 2% की एफआई होल्डिंग आज 5% हो गई है, और डीआई होल्डिंग भी अच्छा खासा 6% के आसपास मेंटेन्ड है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा चीज की बड़े लोग भी इसमें मौजूद है। मुकुल जी इसमें ऑलरेडी लिस्टिंग के टाइम से ही है, इसमें 1.61% का स्टेक है उनका, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा चीज ये है कि अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखूं तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक अच्छा खासा सीन नजर आ रहा है। दिसंबर का जो रेवेन्यू है दिसंबर 2024 के मुकाबले एक अच्छा खासा ग्रो हुआ है। 14% का ओपीएम था, 20% हो चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। सितंबर का जो रिजल्ट था वो भी पिछले सितंबर के मुकाबले बढ़ा था। मार्जिन मेंटेन था, तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ा है। पिछले दिसंबर में 14% के मार्जिन थे और 20% के हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात की इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट उतना लग नहीं रहा है। उसका मतलब कि डेट हैवी कंपनी नहीं है। कितना कैपेक्स और वो चीज नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, पर उतनी डेट हैवी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का रजिस्टर हुआ है, जो पिछले दिसंबर में सिर्फ 14 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो चीजें पॉजिटिव है। बाकी कैसे ग्रोथ प्लान्स है और क्या चीज है वो इसका जब नेक्स्ट सेशन देखेंगे तब इसको एक बार के लिए देखेंगे। तो मेनली आज मैंने आपको इसका बिजनेस समझाया, प्रोडक्ट समझाई। ओवरऑल आप अपने हिसाब से थोड़ा इसको देखिएगा। बाकी आपकी साइड से कोई डाउट हो तो बताओ।